कहाँ से आता है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि एक जैसी चीज़ हम हर रोज़ खाएं, या मान लीजिए एक जैसी चीज़, एक जैसा आहार रोज़ रोज़ लें, तो वो तो हम खा नहीं सकते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम रोज़ रोज़ अलग तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो दोस्तों, यह आहार कहाँ से आता है, किस प्रकार आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो क्रियाकलाप दिए हुए हैं, आप खुद से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, एक ए वाला क्रियाकलाप दिया हुआ है, और इधर देखिए, आइए इधर से देखते हैं। देखेंगे इधर से, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की चीज़ें किस सेवा नहीं है। देखते हैं, पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। तो ये जो डार्क कलर से कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, संघटक क्या होते हैं? तो देखिए, कुछ चीज़ हमें बनाना है, कुछ भोजन तैयार करना है, तो उसके लिए हमें संगठनों की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम चावल बनाना चाहते हैं, तो ओनली हम चावल अकेले लेके थोड़ी ना उसको बना सकते हैं। चावल लगेगा, फिर उसमें पानी लगेगा, और उसको चावल को उबालना पड़ेगा। उसमें नमक भी कई लोग डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें नमक नहीं डालते हैं। और अगर हमें चावल फ्राई करना है, तो उसमें हमें फिर तेल, मसाला और बहुत सी चीज़ें लगेगी। तो वो सब चीज़ें संघटक कहलाती हैं। देखिए आप आगे दूसरी ओर, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि का आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर आपको रोटी बनाना है, तो पहले तो आपको आटा लेना होगा, फिर उसको गूंथना होगा, उसमें पानी लगेगा। तो वो क्या होगा, आटा के सब संघटक होंगे, पानी, संघटक और आटा, तब जाके कहीं रोटी बनेगी आपकी। डायरेक्ट आपकी अनाज से रोटी नहीं बनती है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो ये सेकंड जो क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ना। चलिए इसके आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। इधर से देखिए, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप लोग कक्षा में चर्चा कर लेना खुद से कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? चलिए देखते हैं संघटक कहाँ से आते हैं। तो देखेंगे, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो देखिए, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप सारणी नंबर 1.2 देख सकते हैं। यहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पौधों से। कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। लेकिन आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि पौधों से जो पदार्थ आते हैं और जिनको हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं, तो वो लोग शाकाहारी होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें पशुओं से भी मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जंतुओं से भी मिलती हैं। तो जो जंतुओं से चीज़ें मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दूध, मक्खन वगैरह, तो हम आसानी से उसको खा लेते हैं, तो उसमें हम शाकाहारी नहीं बोले जा सकते। और अगर उससे कुछ लोग मांस खाते हैं, तो उसको शाकाहारी बोलेंगे। तो देखिए आगे, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? तो निश्चय रूप से गेहूं और चावल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गेहूं और चावल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। तो बिल्कुल देखी हैं। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। ठीक है, जो कोई गांव में रहता है, जिसके यहाँ खेती होती है, नहीं भी होती है, गांव में रहता है, तो भी उसे अनाज कैसे पैदा होता है, गेहूं चावल कैसे पैदा होता है, उसको जानकारी होगी। और जो कोई शहर में रहता है, उसको अधिकतर इन चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है। आइए आगे देखेंगे, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें 2 चीज़ें पता चली हैं कि जो हमारी खाद्य सामग्री है, उसके 2 स्रोत होते हैं। क्या क्या? एक तो जंतु और दूसरा होता है पौधे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 3 आप खुद से करिएगा, जो दिया हुआ है आप पढ़ लेना इसको। आगे देखेंगे, इधर पे बैलगाड़ी और खेती करते हुए दिखाया हुआ है।
इधर पे जो धान बोई गई हुई है ये दिखाया हुआ है। आगे देखेंगे इधर पे दाल और कुछ फल वगैरह, मुर्गी वगैरह, अंडे रखे हुए हैं। आगे इसमें देखेंगे जो इडली होती है इसमें जो कच्ची सामग्री लगती है उसमें क्या क्या लगता है, तो देखिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल आपका लगता है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो इसका स्रोत क्या है, तो ये पौधों से जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें चावल, उड़द की दाल दोनों हमें पौधों से प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए आप चिकन करी बनाएंगे तो उसमें चिकन आपका जंतुओं से प्राप्त होगा, मसाला आपका पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो तेल या घी होगा वो भी हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे घी तो हमें गाय भैंस से मिलता है, और तेल तो हमें सोयाबीन का मिल जाता है, सरसों का मिल जाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम खीर बनाएं तो हमें दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों चीनी जो हमें गन्ने से प्राप्त होती है तो वो हमें पौधों से ही प्राप्त होती है, और जो चावल होता है तो वो भी पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन जो दूध होता है वो दोस्तों जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि संघटक और जो हमें स्रोत होते हैं खाने के, खाद्य पदार्थों के जो स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। इसमें दिया हुआ क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो देखते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो बिल्कुल जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, तो दोस्तों कई जगह पे भेड़ों के दूध से दही, पनीर, घी बनाया जाता है, जैसे कि लद्दाख में बनाया जाता है, और जो याक होता है वो लद्दाख में पाया जाता है, तो उधर भी उसी के दूध का पनीर और घी खाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि भोजन के रूप में पौधा का कौन सा भाग खाया जाता है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। बिल्कुल, हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल, आगे क्या दिया हुआ है इधर पे, चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने खाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने तो कभी नहीं खाया है इसकी पकौड़ी बना के। और इसमें देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि पौधों का हम कौन सा भाग खाते हैं। तो दोस्तों जैसे पालक है, तो पालक का हम कौन सा भाग खाते हैं, पालक की तो हम पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है। और जैसे आलू है तो आलू को कुछ लोग क्या बोल देते हैं, जड़ बोल देते हैं, लेकिन आलू दोस्तों जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। और मूली, गाजर खाते हैं तो वो भी दोस्तों तना होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब जैसे फल है तो फल में आप बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे बैगन है और टमाटर है, और जैसे आपने इधर सीताफल देखा, और सेब, अनार है, तो वो फल हो गए दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। तो इधर पे आप समझ लीजिए कि एक पौधा दिया हुआ है तो इसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो देखिए जो इसको पुष्प बोलते हैं यानी फूल, इसको दोस्तों कली बोलते हैं। जब छोटा सा फूल बनने के लिए निकलती है तो उसको कली, और इन छोटी डंडियों को तना बोलते हैं, और इसको पत्ती, और नीचे जड़ फैली हुई होती है, जड़ मिट्टी के अंदर फैली हुई होती है। तो देखेंगे आगे, अब आगे देखेंगे तो इधर पे हम लोग कर रहे थे, कुछ पौधों के 2 भाग या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप देखिए सरसों है तो सरसों का साग बना के भी खाया जाता है, तो उसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं, और उसका जब बीज होता है तो उससे तेल निकलता है, वो भी खाया जाता है। तो इसकी 2 चीज़ें खाई जाती हैं। ऐसे बहुत से पौधों में होता है, किसी के फल, पत्ती, बहुत से पौधों में होता है। अब आइए आगे देखेंगे इनकी, देखिए क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो भोजन के रूप में तो दोस्तों केले का फल ही लेते हैं जहाँ तक। अब आप इसमें दिया हुआ है, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक आते हैं।
तो दोस्तों आप सोच के कमेंट करके बताना, और नहीं तो फिर मैं कल वाले वीडियो में आपको ये 2-4 इसके एग्जाम्पल दूंगी। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसको आप खुद से पढ़ना और मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप ये सारणी देख लीजिएगा। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, देखिए बैगन का भरता। तो बैगन का भरता कैसे बनता है? तो देखिए इसमें पहले बैगन लगता है और मिर्च मसाले के रूप में भी कुछ चीज़ें लगती हैं उसमें। देखिए तो वो बैगन जो होता है वो फल होता है। बैगन होता है जो पौधे का कौन सा रूप होता है? तो फल होता है। उसमें हमें संगठक क्या क्या लगते हैं बैगन में? तो तेल लगेगा, मिर्च मसाला लगेगा, और ठीक है इतनी चीज़ें लगती हैं। अब आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। इधर पे देखिए आप लोग, इधर कुछ मूंग रखी हुई है। आइए इधर से करते हैं क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों का गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे? क्या आप छोटी सी सफ़ेद संरचना उभरती हुई देख रहे हैं? और अगर नहीं तो उसमें आप फिर 1 दिन के लिए उसको बंद करके रख दीजिए। तो आप इधर देखिए कि इधर पे बीज रखा हुआ है जो कि इसमें पानी में नहीं डुबोया हुआ है। इसको पानी में डुबोने के बाद 1 दिन इसको गीले कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। तो इसमें सफ़ेद संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? अंकुरित बीज। अब आगे देखेंगे। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा, आप ट्राई कर लेना। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। सावधानी से धोइएगा नहीं तो वो टूट जाते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। दोस्तों जैसे मूंग को अंकुरित करके या चने को अंकुरित करके आप खाएंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप बिल्कुल इसको नाश्ते में ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे। आगे इधर दिया हुआ है चना। तो आपको इधर चना दिखाया हुआ है। इधर पे देखिए आप लोग, ये बिना भींगा हुआ चना, इधर भींगने के बाद इसको अंकुरित किया हुआ है 1-2 दिन के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो चलिए शहद के बारे में देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्नाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, तो पहले तो आप मकरंद शब्द जो आया है इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए कि मकरंद शब्द क्या होता है। तो मीठे रस। अब किस चीज़ के मीठे रस? तो जैसे जो मधुमक्खी फूलों पर बैठ के जो रस फूलों का निकाल लेती है उस मीठे रस को हम मकरंद कहते हैं। और दोस्तों फूलों से मीठा ही रस निकलता है तभी हमारी शहद का रस मीठा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? फूलों के मीठे रस को क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मकरंद को एकत्रित कर लेती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि उनको अच्छा भोजन पूरी साल मिल सके। और ये पूरी साल के लिए नहीं रहता है, साल के कुछ महीनों में रहता है। तो वो तो दोस्तों हर जगह होता है। आप जैसे खेती करेंगे तो खेती थोड़ी ना पूरे साल होती है। हर फसल का एक नियम होता है कि इतने से इतने मंथ में होगी, इतने से इतने मंथ में हो जाएगी। तो उसका भंडारण तो हमें करना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? तो बहुत से घरों में होता है। कुत्ता तो आजकल लोग पालते हैं, बिल्ली भैंस या बकरी भी कम लोग पालते हैं, लेकिन कुत्ता अधिकतर शहरों गाँव हर जगह आपको मिल जाएगा। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है।
अन्य जंतु क्या खाते हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा पालतू जानवर रखा हुआ है। क्या आपको कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? चलिए देखते हैं आगे। तो कई लोगों ने देखा होगा। तो देखिए इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें इधर पे देखेंगे, इसमें भी इस साइड, हाँ चलिए देखते हैं, ये वाला क्रियाकलाप देख लेते हैं। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और जो मनुष्य भी शाक सब्जी वगैरह खाते हैं, यानी पौधों से उत्पादित खाते हैं, तो उसको भी हम शाकाहारी मानव कहते हैं। यह कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? तो देखिए दोस्तों, कुत्ता है जैसे, तो वो मांस भी खा लेता है और रोटी वगैरह भी आपका खाता है। तो ऐसे कई जानवर होते हैं जो दोनों वर्गों में आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। तो जैसे इधर पे देखिए आप, गाय दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, तो गाय आपका शाकाहारी है और ये वाला आपका मांसाहारी है। शेर, शेर तो मांस ही मांस खाता है। और कौवा आपका सर्वाहारी है, कौवा दोनों चीज़ें खा लेता है, जैसे अनाज भी खा लेता है कौवा और मांस भी खा लेता है कौवा। तो आइए आगे देखेंगे इधर पे। तो इसमें लिखा हुआ है, पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों मनुष्य को तीनों वर्गों में रख सकते, तीनों वर्गों में नहीं, एक तो आप मांसाहारी वर्ग में नहीं रख सकते कि टोटल मांसाहारी मनुष्य नहीं होता है। या तो मनुष्य आपका सर्वाहारी होगा या आपका मनुष्य शाकाहारी होगा। कोई मनुष्य नहीं होता है ऐसा कि मांस ही मांस खाए, तो उसको हम मांसाहारी वर्ग में नहीं रख सकते। अब देखिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। तो सही बात है, यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बिल्कुल सही बात है, भोजन सभी को प्राप्त होना चाहिए। आगे देखेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ मुख्य शब्द इसमें चैप्टर में दिए होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आइए इनका मतलब समझते हैं। तो देखिए, संघटक क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि संघटक क्या होता है। संघटक वो होता है जो हमें कोई खाद्य पदार्थ जिसको हमें पकाना हो, बनाना हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो हम उसको सभी पदार्थों को संघटक कहते हैं। जैसे हमें एक सब्जी बनाने में तेल, कुछ कच्ची सब्जियां और पानी वगैरह लगेगा, नमक लगेगा, मसाला लगेगा, तो उसको हम संघटक कहते हैं। देखिए खाद्य क्या होता है? तो खाद्य दोस्तों खाने वाली चीज़, कुछ चीज़ को खाया जाता है, उस चीज़ को हम खाद्य बोलते हैं। और मकरंद क्या होते हैं? तो मकरंद फूलों का मीठा रस मकरंद कहलाता है। और देखिए अंकुरित बीज क्या होते हैं? तो अंकुरित बीज वो होते हैं जैसे चना या फिर मटर या फिर कुछ भी हो, मूंग मटर चना कुछ भी हो, उसको हम एक दिन के लिए पानी में डाल देते हैं और दूसरे दिन उसको हम गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, तो उसमें कुछ सफ़ेद कलर की संरचना उभर आती है, उसको हम बोलते हैं बीज अंकुरित हो चुके हैं। और देखिए शाकाहारी, तो जो ओनली साग सब्जी खाते हैं उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं मांसाहारी, तो जो केवल मांस खाते हैं उसको हम मांसाहारी बोलते हैं। अब आगे देखिए सर्वाहारी। तो दोस्तों सर्वाहारी आप जानते हैं कि सर्वाहारी उसको बोलते हैं जो मांस और साग सब्जियां सब कुछ खाता है, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। यानी दोनों चीज़ें वो खाता है, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो देखिए सारांश में दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई थी, इसको पढ़ना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। खाद्य के विभिन्न प्रदेशों, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। तो बिल्कुल हम ये वाला पॉइंट हम अच्छे से पढ़े थे।
जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो आप देखिए अभ्यास। तो पहली बात तो दोस्तों अभ्यास आप खुद से करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पूरा क्लास 6 का जब साइंस आपका खत्म हो जाएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों ओनली 5-5 मिनट की वीडियो में बना के अलग से डाल दूंगी क्वेश्चनों की, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बार वीडियो देखिएगा और उसके बाद दूसरी बार जब आप वीडियो देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में अपने आप स्ट्राइक करने लगेंगे। तो आप एक बार ट्राई करके देखना और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं 5-5 मिनट की वीडियो क्वेश्चन की डाल दूंगी। चलिए देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, नहीं तो हाँ बिल्कुल दिए हुए हैं। तो देखिए आप इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें कुछ अच्छे दिए हुए हैं क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, जिसमें बस आपका इधर चैप्टर खत्म हो गया। सोचने के लिए बातें, तो सोचिए क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों नहीं है? हम भोजन की बर्बादी किस उपायों से रोक सकते हैं? तो दोस्तों हम भोजन की बर्बादी, पहली बात तो कहीं हम खाना खाने जाते हैं तो उस प्लेट में आप भोजन बिल्कुल ना छोड़ें, जितना आपको खाना है उतना ही भोजन लें। इससे हम बहुत ही भोजन की बर्बादी को बहुत ही अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। तो आप क्वेश्चन करिएगा। चलिए आगे कल सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो और अगर दोस्तों इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो पर रेगुलर हैं